हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करेंट अफेयर्स टुडे का आज 32 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वह है जो संवैधानिक या प्रशासनिक घटनाक्रम में हम लोग देख रहे थे, तो पीछे की देख लिए हैं कई सारे टॉपिक। तो आज के इस एपिसोड में पुरानी पेंशन योजना के बारे में जानेंगे, इस चर्चा में क्यों है और इसमें प्रमुख बिंदु क्या है पुरानी पेंशन योजना, इसके बारे में भी जानेंगे। और क्या है राष्ट्रीय पेंशन योजना, विनियमन एवं दायरा क्या है इसका, और पुरानी पेंशन योजना से जुड़ी जो चुनौतियां थी वह क्या क्या है, और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का क्या कारण है, और केंद्र सरकार का मत क्या है इसके पक्ष में, और इसके आगे की राह क्या है। तो इस टॉपिक को और बेहतर से समझने के लिए इससे जो संभावित जो प्रश्न है उसको भी पहले देख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि चर्चा में क्यों है, क्या है पुरानी पेंशन योजना चर्चा में। तो हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः लागू करने से राज्य सरकारों के लिए एक बड़ी वित्तीय जोखिम का कारण बन सकता है। ठीक है, तो ये चर्चा में है। तो इससे जो संभावित प्रश्न है उसको देखते हैं, जिससे इस टॉपिक को और समझने में आसानी होगा। तो कि हाल के दिनों में देश के कई राज्यों में राजनीतिक दलों द्वारा पुरानी पेंशन योजना की बहाली की घोषणा से जुड़ी चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि राष्ट्रीय पेंशन योजना इन चुनौतियों के समाधान में किस प्रकार सहायक हो सकती है। ठीक है, तो यह संभावित प्रश्न है यूपीएससी तथा विभिन्न स्टेट PCS के लिए। तो आप इसे अच्छे से बेहतर से समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो आप तक नहीं पहुंच पाने का कारण यह है कि दृष्टि जो है वह नॉट, देखिए यह है नॉट फॉर सेल। ठीक है, तो अगर आप दृष्टि ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो आपके पास ये उपलब्ध नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हम मेरे ख्याल से यानी हम चाहते हैं कि आपको वीडियो के माध्यम से दृष्टि जो करेंट अफेयर्स क्या मैगजीन उपलब्ध कराती है, इसको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे आप तक भी इसकी जो तथ्य है, जो आप अगर तैयारी करते हैं तो आप इसका भी फायदा ले सके। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रमुख बिंदु इसमें क्या क्या है। तो गौरतलब है कि देश के कई राज्यों में चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों ने सत्ता में आने के बाद पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की है। साथ ही राजस्थान एवं पंजाब जैसे राज्यों में सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने हेतु आधिकारिक प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अगला पॉइंट है कि इससे पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक और 15वें वित्त आयोग ने भारतीय राज्यों के लिए राजकोषीय जोखिमों के संभावित स्रोतों को रेखांकित किया था। इसमें कर राजस्व में गिरावट, कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजनाओं को फिर से शुरू करना, घाटे में चल रही बिजली वितरण कंपनियों को बढ़ता बकाया और आवधिक कृषि ऋण माफी एवं सब्सिडी का वितरण आदि शामिल है। क्या है पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम? तो यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद भी जीवन भर की आय का आश्वासन देती है। इसके तहत आमतौर पर किसी भी सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली मासिक पेंशन उसके द्वारा अंतिम आहरित वेतन के 50% के बराबर होती है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के वेतन की तरह पेंशन भोगियों के मासिक भुगतान में भी सरकार द्वारा सेवारत कर्मचारियों के लिए घोषित महंगाई भत्ते या DA में बढ़ोतरी के साथ वृद्धि होती है। अगला पॉइंट है कि इस पेंशन पर होने वाले खर्च को सरकार वहन करती है। हालांकि इस योजना को वर्ष 2004 में बंद कर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है कि क्या है राष्ट्रीय पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम NPS। तो इसमें जो पॉइंट है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2003 में पुरानी पेंशन योजना को बंद करने और NPS की शुरुआत करने का निर्णय लिया।
यह योजना 1 अप्रैल 2004 से केंद्र सरकार की सेवा सशस्त्र बलों को छोड़कर यानी केंद्र सरकार की सेवा में शामिल होने वाले सभी नए कर्मचारियों पर लागू है। एनपीएस की शुरुआत के लिए केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 में संशोधन किया गया था। अगला पॉइंट है कि एनपीएस एक सहभागी योजना है। एनपीएस के तहत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को एक अस्थायी सेवानिवृत्त खाता संख्या आवंटित की जाती है। अगला पॉइंट है कि कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से अपने वेतन और महंगाई भत्ते का 10% पेंशन फंड में योगदान करना होता है। साथ ही सरकार द्वारा भी इस फंड में समान धनराशि का योगदान किया जाता है। अगला पॉइंट है कि एक कर्मचारी के पूरे सेवा काल के दौरान एकत्र होने वाली धनराशि को पेंशन फंड मैनेजर्स के माध्यम से निर्धारित निवेश योजनाओं में निवेश किया जाता है। इसके तहत शामिल कर्मचारी सेवानिवृत्ति पर 60% कोष निकाल सकते हैं और कर मुक्त होती है और शेष 40% वार्षिकी में निवेश किया जाता है, जिस पर कर यानी टैक्स लगता है। इसके 2 घटक हो सकते हैं, टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड। टीयर सेकंड एक स्वैच्छिक बचत खाता है जो निकासी के मामले में अधिक लचीलापन प्रदान करता है और इससे टीयर फर्स्ट खाते की विपरीत किसी भी समय निकासी की जा सकती है। यहां तक कि निजी क्षेत्र से जुड़े लोग भी एनपीएस का विकल्प चुन सकते हैं। अगला पॉइंट है कि वर्ष 2019 में वित्त मंत्रालय ने 2019 में कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास अपने टीयर फर्स्ट खाते में पेंशन फंड यानी पीएफ और निवेश पैटर्न चुनने का विकल्प है। वर्ष 2019 के नवीनतम संशोधन के बाद योगदान का सरकारी हिस्सा 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। अगला पॉइंट है कि इसके तहत पूर्व निर्धारित पेंशन फंड मैनेजर्स में एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड और यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड शामिल है। अगला पॉइंट है कि वर्तमान में सरकार द्वारा भुगतान की जाने वाली न्यूनतम पेंशन यानी 9,000 रुपए प्रति माह और अधिकतम 62,500 है। केंद्र सरकार में उच्चतम वेतन का 50% जो कि रुपए 1,25,000 प्रति माह है। ठीक है। विनियमन एवं दायरा, तो इसके क्या है दायरा, तो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए जो एनपीएस यानी पीएफआरडीए जो है इसका इंग्लिश है पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, जो एनपीएस के लिए नियामकी एजेंसी के रूप में काम करता है। पीएफआरडीए की स्थापना वर्ष 2013 में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम के माध्यम से पेंशन फंड की योजनाओं के तहत ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी। अगला पॉइंट है कि अक्टूबर 2022 तक केंद्र सरकार के 23,32,774 कर्मचारी एवं राज्यों के 58,99,162 कर्मचारी एनपीएस में शामिल थे। इसके अतिरिक्त एनपीएस में कॉरपोरेट क्षेत्र से जुड़े 15,92,134 कर्मचारी तथा असंगठित क्षेत्र के 25,45,771 कर्मचारी और एनपीएस स्वावलंबन योजना के तहत 41,77,978 कर्मचारी शामिल थे। 31 अक्टूबर 2022 तक इन सभी सब्सक्राइबर्स के प्रबंधन के तहत कुल संपत्ति 7,94,870 करोड़ थी। पुरानी पेंशन योजना से जुड़ी चुनौतियां, अब इनसे जुड़ी चुनौतियां हैं पुरानी पेंशन से, क्या क्या हो सकते हैं देश के लिए चुनौतियां, वो देखते हैं। कि पहला पॉइंट है कि ओपीएस की मुख्य समस्या है ना, ओल्ड पेंशन स्कीम की मुख्य समस्या यह थी कि पेंशन की देनदारी अनफंडेड रही, यानी इसके लिए विशेष रूप से कोई अलग कॉर्पस नहीं था जो लगातार बढ़ता
और भुगतान में आसानी हो सके। अगला पॉइंट है कि पिछले 3 दशकों में केंद्र और राज्यों के लिए पेंशन देनदारियां कई गुना बढ़ गई है। 1990-91 में केंद्र का पेंशन बिल 3,272 करोड़ था और सभी राज्यों के लिए कुल व्यय 3,131 करोड़ था। 2020-21 तक केंद्र का बिल 58 गुना बढ़कर 1,90,886 करोड़ हो गया था। राज्यों के लिए यह 125 गुना बढ़कर 3,86,001 करोड़ हो गया था। अगला पॉइंट है कि कुछ राज्यों में पेंशन भुगतान में उनके कर राजस्व का 1/4 हिस्सा खर्च हो जाता है। जैसे हिमाचल के लिए यह लगभग 80% है, पंजाब के लिए यह लगभग 35%, छत्तीसगढ़ के लिए 24% और राजस्थान के लिए 30% है। अगला पॉइंट है कि राजनीति से प्रेरित, तो वर्तमान में राजनीतिक दलों द्वारा ओपीएस को पुनः बहाल करने की घोषणा राजनीति से प्रेरित अधिक प्रतीत होती है, क्योंकि वर्ष 2004 में सरकारी नौकरी में शामिल होने वाले अधिकांश कर्मचारी वर्ष 2034 में सेवानिवृत्त होंगे। 30 वर्ष की सेवा के आधार पर ऐसे वर्तमान में चुनावों में ओपीएस की घोषणा करने वाले दलों को तत्कालिक रूप से इसकी चुनौतियों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि यह भविष्य की सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। असमान वितरण, तो ब्राजील में आज सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 12 से 13% पेंशन भुगतान में चला जाता है। वहीं भारत का टैक्स और जीडीपी का अनुपात लगभग 10 से 11% के आसपास है। इसके अगला पॉइंट है कि इसके साथ ही वर्तमान में देश की कुल आबादी बहुत छोटा हिस्सा ही सरकारी नौकरियों में है। इतनी छोटी आबादी पर जीडीपी का 12 से 13% खर्च करना तर्कसंगत नहीं होगा। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का कारण क्या है? तो वर्तमान में राज्य सरकारों यानी ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पंजीकृत कर्मचारियों की पेंशन के अतिरिक्त एनपीएस है ना, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत पंजीकृत कर्मचारियों की पेंशन हेतु उनके पेंशन फंड में भी योगदान करना पड़ता है। ऐसे में ओपीएस को लागू करने के बाद सरकार एनपीएस के खर्च से बच जाएगी। अगला पॉइंट है कि अधिकांश कर्मचारियों का आरोप है कि नई पेंशन व्यवस्था में पेंशन की धनराशि कम होने के साथ इसके बाजार आधारित होने के कारण इसमें अनिश्चितता भी बनी रहती है। साथ ही इसमें महंगाई या कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में आश्रितों की मासिक पेंशन का प्रावधान नहीं है। अगला पॉइंट है कि केंद्र सरकार का मत क्या है इसमें? तो क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने मार्च 2022 को संसद को सूचित किया कि भारत सरकार के विचाराधीन केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री के अनुसार एनपीएस भले ही बाजार से जुड़ा रिटर्न पर आधारित है, परंतु पेंशन एक दीर्घकालिक उत्पाद होने के कारण अल्पावधि अस्थिरता के बावजूद निवेश को अच्छे रिटर्न के साथ बढ़ने में सक्षम बनाता है। अगला पॉइंट है कि इसके अलावा पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण दिशा निर्देश एक कठोर प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए पेशेवर फंड मैनेजरों के कौशल और विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों, इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियों में संपत्ति आवंटन का विकल्प ग्राहक के संचयन को बढ़ने में सक्षम बनाता है। आगे की राह क्या है? तो यदि राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को पेंशन के साथ जोड़ दिया जाए तो राज्यों के पास अपनी कर प्राप्तियों से मुश्किल से ही कुछ बचता है। ऐसे में करदाताओं के पैसे के एक बड़े हिस्से का उपयोग करके सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की एक छोटी संख्या को वित्त पोषित करना अच्छी राजनीति नहीं हो सकती है। सरकार को
यानी सीएजी की वर्ष 2018 की रिपोर्ट का अनुसरण करते हुए शेयरधारकों को एक निश्चित रिटर्न प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रावधान करने चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों इसे जरूर आप अच्छे से सुने और इसे शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।